हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं मोहित यादव, आपका दोस्त, आपका ट्यूटर, आपका शिक्षक, और मैं आपको पढ़ाता हूं जीव विज्ञान। ठीक। और ये जो बैच है ये उदय बैच क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है, जहां पर मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं। और इस जीव विज्ञान में जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? खाद्य संसाधनों में सुधार। कौन सा चैप्टर है बेटा? खाद्य संसाधनों में सुधार चैप्टर का नाम है। और एक खुशी की बात मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th में बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जितने भी चैप्टर हैं वो सभी आपके खत्म हो चुके हैं। आज का जो चैप्टर है ये भी खत्म हो चुका है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग किस चीज को पढ़ेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के और इसके अलावा आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है ना, जो कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको किस तरह से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उसका आंसर आप लोग किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखना। और आज ये जो क्लास है ये क्लास 9 के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि जो आज की क्लास है अब वो लास्ट क्लास होगी, आपकी आखिरी क्लास है ना। क्यों? क्योंकि अभी जो सिलेबस है वो सारा का सारा पूरा हो गया है ना। जितने भी चैप्टर थे सारे चैप्टर्स को मैंने करवा दिया है। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर इतना स्लो चल रहे हैं, कोर्स हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखो अभी दशहरा दिवाली भी नहीं आई है और आपका कोर्स क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। तो कभी भी कोर्स को लेकर के पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे टेंशन नहीं लेने का, है ना, क्योंकि पीडब्ल्यू हमेशा आपके भविष्य के लिए चिंतित है और हमेशा आपका सिलेबस समय से पहले ही पूरा करवा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज क्लास 9th में जो भी बायोलॉजी के चैप्टर थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो चैप्टर आप जिसको डिस्कस कर रहे हैं जिसका क्या नाम है? खाद्य संसाधनों में सुधार, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो क्या है? वो है एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है बेटा? एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करना है। मतलब जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो सारे के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। आज बस खाली हम लोगों को किस पे चर्चा करनी है? क्वेश्चंस पे चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आप लोग किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया चर्चा कीजिए। चलो भाई चर्चा करते हैं। किस चीज पे चर्चा करनी है? कि जो कीटनाशक हैं, क्यों पीड़कनाशक का उपयोग बहुत सही सांद्रता में तथा उचित प्रकार से किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो पहले तो ये समझते हैं बेटा ये आखिर ये पीड़कनाशक है क्या। तो पीड़कनाशक क्या होता है बेटा? कि हमारे खेतों में जब हम फसल को पैदा कर रहे होते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कीड़े होते हैं जो क्या करते हैं? हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कीड़े हमारी फसल को नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए क्या हम करते हैं? इसके लिए हम केमिकल का, रसायन का उपयोग करते हैं। ठीक। और जब हम रसायन का उपयोग उन कीड़कों को, उन फंगस को, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कीटनाशक बोलते हैं या उसको पीड़कनाशक कहते हैं। ठीक। अब बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आसान नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बहुत सही सांद्रता में करना चाहिए और उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप ज्यादा सांद्रता में कर देंगे तो ये है क्या बेटा? पीड़कनाशक एक्चुअली में होता क्या है? ये होता है रसायन। ये क्या होता है? रसायन, मतलब कि केमिकल। तो एक तरीके का बेटा ये है तो केमिकल ही ना, है ना। तो ये जो केमिकल है, ये जो रसायन है, ये क्या करेगा? अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो ये जो रसायन है ये आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएगा। क्या करेगा बेटा? नुकसान पहुंचाएगा। तो हम लोग रसायन का प्रयोग इसलिए करते हैं जिससे हमारी फसल की पैदावार ज्यादा हो, है ना। और ये जो कीट हैं, ये कीट या ये पीड़क हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन अगर हम इन केमिकल्स का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करेंगे तो उससे क्या होगा बेटा? उससे फिर वो जो केमिकल है वो हमारी जो मिट्टी है जिसमें हम फसल को उगा रहे हैं उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। जो फसल है उस फसल को भी डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। इसलिए इसका प्रयोग क्या करते हैं? सही सांद्रता में उचित प्रकार से किया जाता है। ठीक, यही चीजें लिखी हुई है बेटा। जो पीड़कनाशक का उपयोग है उसको सही सांद्रता में और उचित प्रकार से किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम अधिकतम उपयोग करेंगे, क्योंकि इसका उपयोग अधिक मात्रा में अगर किया गया तब क्या होगा? तब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या? मृदा को हानि पहुंचती है और उसकी जो उर्वरता है उसमें भी क्या होता है? हानि पहुंचती है। जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ के पुनः पूरण में क्या होती है? बाधा डालता है। ठीक, कार्बनिक पदार्थ भी क्या हो जाते हैं? कम होने लगते हैं। मृदा
के जो सूक्ष्म जीव हैं, जो मृदा में जो सूक्ष्म जीव है जिनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये मृदा में होने चाहिए। ये मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं, है ना, और बहुत अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे तरीके से हमारी फसल को जो है लाभ पहुंचाते हैं। तो फिर क्या होगा, जब आप केमिकल का, रसायन का ज्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो जो मृदा के जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, मर जाएंगे। ठीक, वहीं वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण भी उत्पन्न करता है, भूमिगत जल में प्रवाहित हो जाता है और उससे क्या हो जाता है, उस भूमिगत जल को ये जो रसायन है वो उसको विषैला बना देता है। ठीक, और क्या कर सकता है, फसल के पौधों में चला जाता है और उसको भी, फसल को भी क्या कर देगा, विषैला बना देगा, है ना। स्थलीय जल में चला जाता है और जलीय जीवों को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो ये बेटा इतने सारे नुकसान हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इनमें से आप अगर 4 या 5 को भी अगर याद रखते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5, है ना, 4 से कम नहीं होने चाहिए और 5 से ज्यादा अगर आप नहीं याद रखते हैं तो उसमें कोई जो है समस्या वाली बात नहीं है। हालांकि हमने आपको बता ही दिया कि जो पीड़कनाशक है वो रसायन होते हैं और रसायन या केमिकल अगर इनका ज्यादा मात्रा में बेटा प्रयोग करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारी फसल को हानि पहुंचेगी, है ना, मृदा को हानि पहुंचेगी और वहां पर जो फसल, जो मृदा हो गई, फसल हो गई, दोनों चीज हो गई। इसके अलावा जो भूमिगत जल है ना, वो रसायन वहां पे चला जाएगा तो जल को भी विषैला कर देगा, जो जल में जो जलीय जीव रहते हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अगर आगे देखते हैं तो बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी में अच्छे चारागाह क्यों जो है रखने चाहिए, है ना, जो चारागाह है ये अच्छे होने चाहिए। क्यों, मधुमक्खी पालन में क्यों, क्योंकि अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो फिर मधुमक्खी पालन जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगा। मधुमक्खी पालन में हम लोग पैसा तो इन्वेस्ट करते ही हैं, पूंजी निवेश करते हैं, लेकिन कैसा होता है, पूंजी निवेश कम होता है ना। इसलिए किसान इसे क्या करते हैं, धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं कि कम पैसा लगा करके हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। और बिजनेस का रूल भी यही होता है कि पैसा जितना कम से कम लगा सको और उस पैसे से ज्यादा मात्रा में पैसा आपको मिल पाए, है ना। यही तो बिजनेस का रूल होता है। तो मधुमक्खी पालन को जो किसान हमारे भाई हैं ये इसको एक धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं कि यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा कम लगाना पड़ता है और जो प्राप्ति होती है पैसे की वो ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, शहद के अलावा जो मधुमक्खी पालन है उसके अन्य भी उत्पाद होते हैं। मधुमक्खी पालन से आपको शहद तो मिलता ही है जो कि बेसिक है, शहद के अलावा और क्या मिल सकता है, मोम मिल सकता है। इस मोम का उपयोग कहाँ करते हैं, तो मोम का जो उपयोग है वो औषधि तैयार करने में किया जाता है। ठीक, वहीं तीसरे पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो मधुमक्खी पालन जो है वो फसलों के पर परागण में भी सहायता करती है। पर परागण क्या होता है बेटा, पर परागण वो प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के माध्यम से निषेचन होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जो पराग कण हैं, जो पराग कण हैं वो कहां जाते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में। एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। ठीक, तो जो पराग कण हैं वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाएंगे और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। तो बेटा ये जो मधुमक्खियां हैं ये मधुमक्खियां पर परागण करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, क्योंकि जो मधुमक्खियों का जो नेक्टर है उसको संग्रह करते समय क्या करना पड़ता है, देखो लिखा है ना, पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर क्या करना होता है, स्थानांतरित करना होता है। और जब मधुमक्खियां जो होती हैं बेटा वो क्या करती हैं, एक पुष्प में बैठेंगी, एक फूल में, फिर वो उड़ करके दूसरे फूल में बैठेंगी। क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, नेक्टर चाहिए, है ना, उनको उनका रस चाहिए, उसी से तो वो शहद बनाएंगी। जैसे ही तितलियां करती हैं, तितलियां भी एक फूल से दूसरे फूल में, दूसरे से तीसरे फूल में क्या करती हैं, जा करके बैठती हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से पर परागण में भी मदद करेंगी। और चौथी बात क्या है बेटा, जो चारागाह हैं वो शहद के गुण तथा उसकी मात्रा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्लोरा वाले अलग अलग प्रकार का क्या होता है, शहद उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, कश्मीर के जो बादाम का शहद है, कश्मीर के बादाम का जो शहद है बेटा वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, मधुमक्खी पालन में अच्छे चारागाह को रखना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको करना चाहिए। वहीं अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आप अंतर बताइए, तो अगर वो अंतर पूछेगा तो अंतर किस तरीके से पूछ सकता है, बहुत साधारण है।
अंतर आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि मिश्रित फसली प्रणाली और अंतरा फसली प्रणाली में अंतर बताइए, या फिर मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन में अंतर बताइए। डायरेक्टली वो आपसे क्वेश्चन बेटा इस तरह से भी पूछ सकता है कि आखिर ये मधुमक्खी पालन क्या होता है, ठीक, या फिर आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि मुर्गी पालन या फिर कुक्कुट पालन क्या होता है। तो एक तो वो साधारण तरीके से पूछ सकता है और एक वो दो अलग अलग चीजों के बीच में तुलना भी कर सकता है, जैसे कि मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन के बीच की तुलना कर दी उसने, ठीक है, कि मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन की तुलना करिए, या फिर मिश्रित फसली प्रणाली और अंतरा फसली प्रणाली की तुलना कीजिए। तो अब ये तुलना किस तरह से करेंगे, तो अगर हम बात करें बेटा मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन की, तो हमको यहाँ पर अंतर किस तरह से करना है कि जो मधुमक्खी पालन है इसमें क्या होता है कि जो शहद है वो शहद की मक्खियों को पालने, उनकी देखभाल करने और उनकी प्रबंधन की पद्धति किसके अंतर्गत आती है बेटा, मधुमक्खी पालन के अंतर्गत आती है। वही मुर्गी पालन के अंदर क्या आ जाएगा, घरेलू मुर्गियों को बढ़ाने की, इनकी पैदावार को बढ़ाने की क्या होती है, पद्धति होती है, ठीक। अब जो मधुमक्खी पालन है इससे क्या मिलता है, आपको शहद मिलता है, शहद के अलावा क्या मिलता है, मोम मिलता है, तथा कुछ और भी अन्य संबंधित पदार्थ वहां से मिलते हैं। जबकि मुर्गी पालन से आपको बेटा क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो मुर्गी पालन से आपको मिलेगा अंडा, ठीक है ना, क्योंकि मुर्गियां क्या देती हैं, अंडे देती हैं, और उनसे हमको मांस भी मिलता है, ठीक है ना। जैसे नहीं चिकन बहुत सारे लोग खाते हैं तो क्या करते हैं, मुर्गों को मार करके खाते हैं, तो मुर्गी पालन से हमको अंडे भी मिलते हैं और चिकन भी मिलते हैं। जबकि मधुमक्खी पालन से हमको शहद, मोम और अन्य संबंधित पदार्थ हमको वहां पर प्रदान करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अंतर करना है। अगर हम किसी चीज को यहां पर लिख रहे हैं तो उसी चीज को हमको देखना है कि दूसरे वाले पॉइंट में उसका क्या एस्पेक्ट हो सकता है, ठीक। वहीं मधुमक्खी से बेटा क्या है, मधुमक्खी फूलों से भोजन प्राप्त करती हैं, और मुर्गी पालन में जो कुक्कुट हैं, जो मुर्गियां हैं, वो भोजन पालने वाला प्रदान करता है, मतलब जो मुर्गियों को पाल रहा है वो उसको भोजन देगा। जबकि मधुमक्खियों पालन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप मधुमक्खी को पाल रहे हैं तो आपको भोजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप पर निर्भर नहीं है। वो क्या करेंगी, वो जाएंगी अपना फूलों से रस को प्राप्त कर लेंगी आसानी से, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं होती है। लेकिन अगर मुर्गी पालन की बात करते हैं तो उनके भोजन के लिए उनको दाने आपको डालने पड़ेंगे, वो भोजन के लिए पूर्णतः उस पर निर्भर रहती है जो व्यक्ति मुर्गी पालन कर रहा होता है, ठीक। तो ये अंतर हो गया मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन में। हम अगर दूसरा अंतर देखेंगे, मिश्रित फसली प्रणाली और अंतरा फसली प्रणाली में क्या अंतर होता है, तो बेटा जो ये मिश्रित जो फसली प्रणाली होती है इसका जो उद्देश्य है वो फसल के जोखिम को कम करना होता है, कि जो फसल का जोखिम है वो कम हो। क्यों, क्योंकि मिश्रित फसली प्रणाली में हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा फसलों को उस खेत में उगाएंगे, जिससे क्या हो कि उनका जो नुकसान है वो नुकसान कम हो जाए। अगर मान लो कोई एक फसल खराब हो जाती है तो जो दूसरी फसल है वहां से कहीं ना कहीं वो नुकसान की भरपाई हो जाए। अगर हम बात करेंगे अंतरा फसली प्रणाली की, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्र फसल उत्पादन को बढ़ाना, कि जितनी जमीन है, जितनी भूमि पर, जितनी जमीन पर किसान खेती कर रहा है उस जमीन का सही से उपयोग कर लिया जाए, है ना। जरूरी नहीं कि उसको बहुत ज्यादा फसल उगानी है तो उसको बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत चाहिए। उसके पास जितनी जमीन है, जितना पर्याप्त भूमि है उसके पास, उसी पर्याप्त भूमि में क्या लिखा, प्रति इकाई क्षेत्र में फसल उत्पादन को किस तरीके से वो बढ़ा सकता है, इसको अंतरा फसली प्रणाली कहते हैं। मिश्रित फसली प्रणाली में क्या होता है, इसमें हम एक से ज्यादा फसलों की पैदावार को करते हैं, जिससे कि अगर एक फसल की अगर हानि भी हो जाती है, उसका नुकसान भी हो जाता है, उसकी भरपाई हम दूसरी फसल से कर सकें, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को नुकसान ना हो, ठीक। वहीं दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसकी जो बुआई है वो कब होती है बेटा, इसकी बुआई से पूर्व, इसकी बुआई से पहले दोनों फसलों के बीजों को मिला लिया जाता है। दोनों फसलों के बीजों को आपस में मिला लिया गया, इसके बाद खेत में डाल दिया गया। वही अंतरा फसली प्रणाली में क्या करते हैं, इसमें विभिन्न फसलों के बीजों को मिलाया नहीं जाता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर हो गया, ठीक है। तीसरे अंतर की बात करेंगे, दोनों फसलों का अलग अलग उर्वरक नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम दो फसलों को यहां पर बो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग उर्वरक देना पड़े। जो फर्टिलाइजर है, जो उर्वरक है वो एक ही रहेगा। जबकि अंतरा फसली प्रणाली में क्या करते हैं, दोनों फसलों को अलग अलग उर्वरक देते हैं, ठीक। अगला, जो मिश्रित उत्पाद का ही विपणन तथा उपयोग संभव है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक फसल का उत्पाद भी अलग अलग किया जाता है, उसका विपणन भी अलग अलग करते हैं और उसका उपभोग भी अलग अलग करते हैं, ठीक। विभिन्न फसलों पर अलग अलग पीड़कनाशक का छिड़काव असंभव है। क्यों, क्योंकि यहां पर बीजों को क्या कर लेते हैं, बीजों को एक साथ मिला लिया जाता है, इसलिए अलग अलग पीड़कनाशक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। रसायन जो है वो एक ही होगा। जबकि अंतरा फसली प्रणाली में
भी फसलों को लिया जाता है, 2 फसलों को, लेकिन दोनों फसल की जो बुआई है वो अलग अलग होती है, एक साथ नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए इसमें जो पीड़कनाशक का उपयोग किया जाएगा वो भी अलग अलग किया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको अंतर लिखने हैं। तो आपको यहां पर समझना चाहिए कि अगर बेटा एग्जाम में कोई अंतर पूछ रहा है तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो उसको हम लोग इस तरीके से यहां पर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न पौधों को सारणी स्वरूप ऊर्जा, प्रोटीन, तेल और चारा प्रदान करने वाली जो फसलें हैं, ठीक, उनको वर्गीकृत करना है। हमको बताना है किससे हमको, किस फसल से ऊर्जा मिलती है, किस फसल से बेटा प्रोटीन मिलती है, किस फसल से तेल मिलता है और किस फसल से चारा मिलता है, हमको ये बताना होगा, ठीक है। यहां पर आपको फसलों के नाम दिए गए हैं, गेहूं, चावल, बरसीम, मक्का, चना, जौ, अरहर, सूडान घास, मसूर, सोयाबीन, अरंडी और सरसों। तो इसमें हमको बताना है, इसमें हमको छांटना है यहां पर कि चावल से आपको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है कि प्रोटीन मिलती है कि तेल मिलता है या फिर चारा, है ना। तो आप उसको यहां पे वर्गीकृत कर सकते हैं कि जो गेहूं है, चावल है और मक्का, ठीक है ना, गेहूं, चावल और मक्का, ये क्या है बेटा, ये ऊर्जा प्रदान करने वाली फसलें हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे चना, अरहर, मसूर और सोयाबीन, इनकी बात करेंगे तो ये प्रोटीन प्रदान करने वाली फसलें हैं। चना से क्या मिलता है, प्रोटीन, अरहर से क्या मिलता है, प्रोटीन, मसूर से प्रोटीन और सोयाबीन, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें में होता है बेटा, सोयाबीन में। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे आगे मूंगफली, अगर हम बात करेंगे मूंगफली, एरंड, सरसों और सोयाबीन, इससे हमको तेल भी मिलता है, ठीक है ना। सोयाबीन का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है ना। वहीं अगर हम बात करेंगे बरसीम, जौ और सूडान घास की, तो यहां से बेटा क्या मिलता है, चारा मिलता है। क्या मिलता है, चारा मिलता है। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पर आपको एग्जाम में ये सारी की सारी चीजें दे देगा और पूछेगा बताओ भाई गेहूं, चावल, बरसीम, मक्का, चना, किससे हमको ऊर्जा मिल रही है, किससे हमको प्रोटीन मिल रहा है, किससे हमको तेल मिल रहा है और कौन सी ऐसी फसल है जो चारा जिससे प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, जिसको आप इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं कि आपने क्या कर लिया, एक चार्ट को बना लिया और इस चार्ट में आपने बताया कौन सी फसल ऊर्जा प्रदान करती है, कौन सी फसल प्रोटीन प्रदान करती है ना, किस फसल से हमको तेल मिलता है और किस फसल से हमको चारा मिलता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा दीप्ति काल और संकरण, दीप्ति काल और संकरण की परिभाषा दीजिए। अब यह क्वेश्चन यहाँ पे एक ही जो है सीधे सीधे परिभाषा के रूप में पूछ लिया गया है। यहां पर ऐसे भी पूछ सकता है बेटा कि दीप्ति काल और संकरण में अंतर क्या है, तब भी आपको आंसर इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। दीप्ति काल और संकरण से आप क्या समझते हैं, तब भी आपको इसी तरीके से लिखना है। तो कई तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसको आंसर लिखने का तरीका यही होगा जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं, ठीक। दीप्ति काल क्या है बेटा, अगर हम चर्चा करेंगे दीप्ति काल की, तो दीप्ति काल क्या है, सूर्य के प्रकाश के काल से संबंधित है। काल का मतलब हो गया समय, दीप्ति का मतलब हो गया सूर्य का प्रकाश। तो जो दीप्ति काल है बेटा वो सूर्य के प्रकाश के काल से संबंधित है। पादप पौधों में जो कायिक अवस्था है और कायिक अवस्था से जो प्रजनन की अवस्था में प्रवेश करने, प्रजनन की अवस्था में प्रवेश करने अथवा पुष्प को धारण करने की जो एक निश्चित अवधि है, जो एक निश्चित अवधि है, वहां तक जो सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं बेटा, उसी को दीप्ति काल कहते हैं। अगर संकरण की बात करेंगे तो बेटा संकरण एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमको जिस तरह की फसल चाहिए, जिस तरह की फसल की हमको रिक्वायरमेंट है, हमको आवश्यकता है, उस तरह की फसल को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी। क्या बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी बोलते हैं इसको, HYV। क्या हो गया, ये H से हो गया हाई, Y से हो गया यील्डिंग और V से हो गया वैरायटी, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा हुआ जीएम क्रॉप्स के बारे में। तो जो जीएम क्रॉप्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, जो जीएम फसल हैं, वो कहां से मिलती हैं, वो संकरण के द्वारा ही हमको प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बेटा बात करेंगे संकरण की, ठीक, तो संकरण क्या है बेटा, संकरण ऐसी विधि है जिसके द्वारा
फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुण, कौन से गुण? ऐसे गुण जो हमको चाहिए। अगर हमको ऐसा चाहिए कि जो हमारा गेहूं का दाना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मोटा हो और फसल बहुत ज़्यादा पैदा हो, तो ये हमको चाहिए। तो उस फसल का जो जीन है उसको निकाल करके दूसरी फसल में डाल देंगे और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। ठीक, तो क्या है बेटा? संकरण वह विधि है जिसके द्वारा फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुण, ऐच्छिक गुण क्या होते हैं? जो हमको चाहिए वो ऐच्छिक गुण को कृत्रिम परागण के द्वारा, कृत्रिम का मतलब क्या हो गया कि उसको आर्टिफिशियली करते हैं, है ना, कृत्रिम परागण के द्वारा डाला जाता है एक फसल से दूसरी फसल में। यह विभिन्न किस्मों, अगर विभिन्न किस्मों की बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अंतरा किस्मीय बोलते हैं। बताया है हमने आपको पहले, जो विभिन्न तरह की फसल होगी, जो विभिन्न तरह की किस्में होंगी, उसको क्या बोलेंगे? अंतरा किस्मीय बोलेंगे। अगर एक ही जीनस की दो विभिन्न स्पीशीज के बीच में कराओगे तो इसको अंतरा स्पीशीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतरा स्पीशीज बोलेंगे। ठीक है, और अगर आप विभिन्न जेनरा के बीच में कराओगे तो इसको अंतरा वंशीय कहते हैं। ठीक, तो ये इस तरह के से जो संकरण है वो यहाँ पर हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं? जो हमको गुण चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट हमको चाहिए कि हमको इस तरह की फसल की आवश्यकता है, आप उस तरह की फसल को क्या कर सकते हैं? उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, उसको पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा आगे क्वेश्चन क्या आता है, और यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो गोदाम है, जो भंडार गृह है ना, जहां पर अनाज का भंडारण किया जाता है, वहां पर अनाज की हानि कैसे होती है? किस तरह से बेटा अनाज की हानि हो सकती है? तो इसके बेटा सिर्फ कोई एक ही कारण नहीं होते हैं, है ना, इसके दो अलग अलग कारण होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक को हम कहते हैं जैविक घटक, क्या कहते हैं? जैविक घटक, और दूसरे को हम कहते हैं अजैविक घटक। ठीक है, तो एक को हम कहते हैं जैविक घटक और दूसरे को हम कहते हैं अजैविक घटक। जब हम जैविक घटक की बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? जैसे चूहे हैं, चूहे हमारी फसल को क्या करते हैं? अनाज को खराब कर देते हैं। पक्षी, जब खेत में फसल लगी होती है तो पक्षी क्या करते हैं? उनके दानों को चुग लेते हैं, तो वहां से हमारी फसल क्या हो जाती है? खराब होती है। वहीं पशु हमारी फसल को खराब करते हैं, कीट हमारी फसल को खराब करते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव भी ऐसे होते हैं जो हमारी फसल को खराब करते हैं। तो ये सारे के सारे, चाहे चूहे हो, चाहे कीट हो, या पक्षी हो, या पशु, ये सारे के सारे बेटा कौन से घटक होते हैं? जैविक घटक हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अजैविक घटक की, तो जब अजैविक घटक की बात करोगे बेटा, तो ये प्राकृतिक भी हो सकता है या फिर ये निर्जीव घटक भी हो सकते हैं, जो कृषि और भोजन को प्रभावित करते हैं। अजैविक घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अजैविक घटक कहलाते हैं। अजैविक घटक जो भंडारण काल में खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं उसे क्या कहते हैं? अजैविक घटक कहते हैं। ये बेटा प्राकृतिक भी हो सकते हैं और ये निर्जीव घटक भी हो सकते हैं। जैसे कि तापमान प्राकृतिक घटक है, हवा में नमी प्राकृतिक घटक है, खाद्य पदार्थों में नमी, ये क्या है? अब खाद्य पदार्थों में अगर नमी आ जाती है तो ये भी प्राकृतिक घटक है। ठीक है ना, या बर्तन का पदार्थ, जिस बर्तन में हम उस अनाज को रख रहे हैं, अगर वो बर्तन ही नहीं सही है तो क्या हो गया? ये निर्जीव घटक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्राकृतिक घटक भी हो सकते हैं और निर्जीव घटक भी हो सकते हैं, जो हमारी फसल के भंडारण में क्या करते हैं? उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सारे के सारे अजैविक घटक हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जैविक घटक की, तो फिर वहां पे चूहे भी हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कीट हैं, पक्षी हैं, पशु हैं जो हमारी फसल को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जब हम आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा है? किसानों के लिए जो पशुपालन प्रणाली है उसको हम बेटा लाभदायक कैसे बना सकते हैं? क्या हम ऐसा करें जिससे जो पशुपालन की जो पद्धति है, जो पशुपालन करने की जो प्रक्रिया है, वहां से हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके? भाई ये सारा काम हम क्यों करते हैं? चाहे कुक्कुट पालन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे पशुपालन हो, ये हम क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाभ मिल सके। और अगर आपको ज्यादा मात्रा में लाभ लेना है तो आपको कुछ ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जिससे क्या हो? जिससे कि इन सारे काम को करने से आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फायदा हो। क्या किया जा सकता है बेटा? उचित भोजन और संतुलित राशन, राशन का मतलब वही भोजन ही है, तो उचित भोजन या संतुलित राशन की हमको वहां पर प्रबंध करना पड़ेगा।
उचित आश्रय देना पड़ेगा जहां पर हम उन जानवरों को रखे हैं, जिसका भी हम पशुपालन कर रहे हैं, चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, तो उसके लिए उचित आश्रय की आवश्यकता होगी, है ना, जल प्रबंधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, जंतु के स्वास्थ्य की भी देखभाल हमको करनी चाहिए, उनको रोगों से भी उनका बचाव कराना चाहिए। ठीक, और चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, संकरण भी करा सकते हैं। संकरण क्या है बेटा, अभी हमने आपको बताया कि संकरण में क्या करते हैं, ऐच्छिक गुण, क्या करते हैं, ऐच्छिक गुण, जो गुण हमको चाहिए, जो गुण हमको चाहिए उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऐच्छिक गुण कहते हैं। तो ऐच्छिक गुण हम क्या करते हैं, एक जगह से, एक पशु से, एक फसल से, कहीं से भी जहां से हमको चाहिए। अगर पशुपालन में चाहिए तो अगर कोई ऐसा पशु, जैसे हमने आपको गाय के बारे में बताया था, अगर कोई ऐसी दुधारू गाय है जो बहुत ज्यादा दूध देती है, तो हम क्या करेंगे, उसका जीन निकाल के किसी ऐसी गाय में हम स्थानांतरित कर देंगे जो गाय कम जो है दूध देती हो। ठीक है ना, तो जो दुधारू गाय है उसका जीन हम ऐसी गाय में स्थानांतरित करेंगे जो कम दूध देती है, और फिर जब हम वो जीन स्थानांतरित कर देंगे तो दूसरी वाली गाय भी क्या करेगी, वो भी ज्यादा मात्रा में दूध देने लगेगी। तो इस प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। और जिस गुण की हमको आवश्यकता होती है उसको ऐच्छिक गुण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अगर छोटे छोटे काम है, अगर हम ये करेंगे, उचित भोजन की आवश्यकता करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप बस देखते रहो कि जानवर खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2-2 दिन से बंधे हैं, भूखे हैं, खाने नहीं खाए उन्होंने, अब जब वो खाना नहीं खाएंगे तो दूध कैसे देंगे, है ना। अगर हम गाय भैंस को अगर हम पाल रहे हैं तो उनसे क्या चाहिए होता है, दूध। अगर हम उनको भोजन नहीं देंगे, अगर हम उनको पानी नहीं देंगे, वो जहां पर बैठे अगर वहां साफ सफाई नहीं करेंगे तो उनको बीमारी लग जाएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर अगर हम ध्यान देंगे तो फिर वहां से जो हमको धन की प्राप्ति हो रही है, भाई अल्टीमेट होता क्या, धन की प्राप्ति करनी। पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, मधुमक्खी पालन, सब किस लिए करते हैं, धन की प्राप्ति के लिए। तो अगर आप कहीं टाइम लगा रहे हो, अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हो, तो वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा आपको वहां से पैसा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल सके, तो हमको वहां पर कुछ ना कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। तो इस तरह की अगर आप सावधानी बरतेंगे तो वहां पर फिर इस तरीके से काम हो जाएंगे। जैसे आगे भी वही क्वेश्चन है कि पशुपालन में निम्नलिखित बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। कौन कौन सी बातें हैं, भोजन, पानी, उनका आवास, रहने की जगह, उनको कोई बीमारी ना हो, उन और पशुओं की इसके अलावा और आवश्यकता क्या हो सकती है, और फिर ये संकरण। वही यहाँ पे सारी चीजें जो है डीप में लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। ठीक, अब पूछा जो उन्नत फसल होती है उसके लाभदायक गुण क्या होते हैं। उन्नत फसल का मतलब क्या हो गया, अच्छी फसलें। तो जो बेटा अच्छी फसलें हैं उसके लाभदायक गुण क्या हो सकते हैं, तो उसके लाभदायक गुण ये होंगे, अगर बेटा फसल हमारी उन्नत है तो उसके गुण भी क्या होंगे, लाभदायक होंगे, जो आपको क्या पहुंचाएंगे, आपको लाभ पहुंचाएंगे। वो क्या हो सकता है बेटा, उच्च उत्पादन हो सकता है। क्या हो सकता है, उच्च उत्पादन हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अधिक पोषण तत्व हो सकते हैं, कि जो फसल हम उगा रहे हैं, जिस फसल की पैदावार कर रहे हैं, उसमें जो पोषण है, जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो, वो ज्यादा हो। ठीक है ना, और क्या हो सकता है, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है। वहीं परिपक्व, उनका जो परिपक्वन काल है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उनमें व्यापक अनुकूलता लाई जा सकती है, उनके जो व्यापक अनुकूलता लाई जा सकती है, उनमें जो ऐच्छिक सूक्ष्म विज्ञान गुण हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनको हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो उन्नत फसलें हैं उसके गुण हमको मिलेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, वो कार्बनिक पदार्थ फसलों के उत्पादन के लिए, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं, वो कार्बनिक पदार्थ फसलों के उत्पादन के लिए क्यों आवश्यक हैं। क्या रीजन है कि कार्बनिक पदार्थ फसलों के लिए आवश्यक होते हैं। जो बेटा कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं। क्या करते हैं, जो रेतीली मिट्टी की पानी धारण करने की जो क्षमता है उसको क्या करते हैं बेटा, बढ़ा देते हैं। चिकनी मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ हैं उसकी अगर अधिक मात्रा, उसमें क्या करती है, पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे कि पानी एकत्रित नहीं हो पाता है। तो ये कार्बनिक पदार्थों की क्या है, ये तुलना है। ये कार्बनिक पदार्थ इस तरीके से क्या करते हैं, फायदा करते हैं। अब हमने आपको बताया था कि उर्वरक का प्रयोग करते हैं। उर्वरक एक तरीके से क्या है बेटा, रसायन है। उर्वरक एक तरीके से क्या है, रसायन अर्थात केमिकल है। तो उर्वरक का अगर अधिक प्रयोग किया जाएगा तो वो पर्यावरण को भी क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होगा। अभी अगर ये क्वेश्चन आता है कि उर्वरक का अधिक प्रयोग किस प्रकार से, क्या पूछ रहा है, किस प्रकार से पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, तो बेटा उर्वरक का अगर आप अधिक प्रयोग करोगे तो उससे मिट्टी की जो उर्वरता है,
जो मिट्टी की उर्वरता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थों की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है, और जो सूक्ष्म जीव हैं तथा जो भूमिगत जीव हैं, इनका जो जीवन चक्र है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। किसकी वजह से? उर्वरक का अधिक मात्रा में प्रयोग करने की वजह से। इसके अतिरिक्त और क्या क्या हो सकता है? इसके अतिरिक्त इसका अधिक उपयोग करने से जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषित हो जाता है, और जल, वायु तथा मृदा को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो अगर आप केमिकल्स का, अगर आप रसायन का, अगर आप उर्वरक का, फर्टिलाइजर जिसको हम लोग कहते हैं, अगर इसका ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारी फसल को नुकसान पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं उस मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा जिस मिट्टी में हम लोग फसल को पैदा करते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर उस मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो जीव भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसमें जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हमारी फसल को चाहिए होते हैं जिससे फसल की पैदावार ज़्यादा होती है, फसल हमारी अच्छी होती है, वो कार्बनिक पदार्थों की भी कमी हो जाएगी। इसलिए उर्वरक का प्रयोग क्या करना चाहिए, एक लिमिट में करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। अब पूछ रहा बेटा वृहद पोषक क्या होता है, वृहद पोषक क्या है और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं, ठीक है ना। वृहद पोषक क्या है और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं। तो बेटा वृहद पोषक क्या होते हैं, हमने आपको बताया था कुल 16 पोषक तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसमें से, इस 16 पोषक तत्वों में से कार्बन जो है, जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है, ये क्या है, इनको छोड़ करके, किसको बेटा, कार्बन को हम लोग लिखते हैं C से, ऑक्सीजन को लिखते हैं O से, हाइड्रोजन को लिखते हैं S से। तो इसको छोड़ करके अगर हम इन तीनों को छोड़ दें तो इसके अतिरिक्त जो 6 पोषक तत्व हैं उसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, और जिनकी अधिक मात्रा में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हीं को हम वृहद पोषक तत्व कहते हैं। वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो वृहद पोषक तत्व होते हैं बेटा? नाइट्रोजन को लिखते हैं हम N से, फॉस्फोरस को हम लिखते हैं P से, पोटेशियम को लिखते हैं हम K से, कैल्शियम को लिखते हैं बेटा Ca से, है ना, और मैग्नीशियम जिसको हम लिखते हैं Mg से, ठीक, सल्फर को हम लोग लिखते हैं S से। तो ये सारे क्या हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फर, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? वृहद पोषक तत्व हैं, ठीक। तो वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं बेटा? ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमको अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उनको वृहद पोषक तत्व कहते हैं। और वृहद पोषक तत्व कितने होते हैं? तो आप बताएंगे वृहद पोषक तत्व 6 होते हैं। और 6 कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है बेटा। अब देखो ये वही उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जैसा कि हमने आपको बताया था। क्या पूछ रहा है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हमने आपको खाद के बारे में बताया था, हमने आपको उर्वरक के बारे में बताया था, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से तुलना करनी है, ठीक है ना बेटा। अब देखो ब्रॉयलर्स और अंडे देने वाले जो लेयर्स होती हैं, जो अंडे देते हैं उनको, उन मुर्गियों को क्या कहते हैं? लेयर कहते हैं, ठीक है ना। और जिनसे मांस मिलता है उसको क्या कहते हैं? ब्रॉयलर्स कहते हैं। तो इनमें क्या अंतर है, इनके प्रबंधन को किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है? तो आप इसमें इस प्रकार से अंतर लिख सकते हैं। हमने आपको ब्रॉयलर्स के बारे में बताया है, हमने आपको लेयर्स के बारे में ही बताया है। अब यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे हैं, आपको आंसर किस तरीके से करना है, आंसर राइटिंग आपको किस तरीके से करनी है, तो आप इस तरह से इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक। फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिसमें अधिक पैदावार होती है। अब ऐसी विधि का वर्णन करो जिसमें अधिक पैदावार होती है, तो वो क्या होता है बेटा? मिश्रित फसल। क्या होती है? मिश्रित फसल, जिसमें 2 से अधिक ज्यादा फसलों को हम लोग उपयोग में लाते हैं, जैसे कि गेहूं और सरसों को, जैसे गेहूं और चना को, जैसे गेहूं और चना को एक साथ बो दिया गया, जैसे गेहूं और सरसों को एक साथ बो दिया हमने, जैसे मूंगफली और सूर्यमुखी को एक साथ बो दिया, ठीक। तो इस तरीके से क्या होगा, जो फसल उत्पादन है वो क्या होगा, उसकी जो पैदावार है वो अधिक हो जाएगी, ठीक है ना बेटा, ठीक। अब देखो आखिरी क्वेश्चन है ये बेटा, क्या कह रहा है? अंतरा फसलीकरण और फसल चक्र के क्या लाभ हैं? तो इसके बेटा बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर हम बात करेंगे अंतरा फसलीकरण की, तो 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। हमने आपको पहले बताया था 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं। पीड़क व रोगों की क्या हो जाती है? रोकथाम हो जाती है। दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अगर फसल की बात करेंगे तो हम 2 या फिर 2 से अधिक 3 फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। क्रमवार नियोजित कार्यक्रम में फसलों को उगाते हैं
और उत्पादन काल के आधार पर फसलों को छांटा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं। हमने आपको बताया एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आपको उनके आंसर्स लिखने हैं, और जो हम जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। क्या है बेटा, ये सारे ही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और अगर आप इनको कर लोगे तो आई होप कि आपके एग्जाम में इससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जो है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सारा चैप्टर्स आपको पहले ही पढ़ा दिया गया था। ये वाला लेक्चर क्यों लेकर के आए, जिससे आपको पता चले कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।